तो इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही घबराई हुई लड़की एलन से होती है जो कि मदर मैरी से मदद मांग रही थी। पर तभी अचानक उसे एक शैतानी आवाज सुनाई दी जो उसे अपने पास ही बुला रही थी। तब वो उस आवाज का पीछा करने लगी और वो शैतानी आवाज उससे कह रही थी कि तुमने मुझे मेरी कैद से आजाद किया है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। अब मैं भी तुम्हें चाहने लगा हूँ, तो क्या तुम अपने आप को मेरे लिए समर्पित करोगी? और ये सुनकर जैसे ही उस लड़की ने हामी भरी, वैसे ही एक बहुत ही खतरनाक शैतान ने उस पर हमला कर दिया। पर इसके अगले ही पल एलन की आंख खुल गई, क्योंकि असल में ये सब कुछ वो अपने सपने में देख रही थी। और उसे इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर उसका पति थॉमस उसके पास आया और उसे शांत करने लगा। खैर, अब इन सब चीजों के बाद थॉमस अपने काम पर निकल पड़ा, जहां उसके बॉस ने उसे ऑरलॉक नाम के एक खास बूढ़े आदमी से मिलने के लिए कहा, जो कि वहां से बहुत दूर समंदर के किनारे एक बड़े से महल में रहता था। और अपने बॉस के आदेश को सुनकर आखिरकार थॉमस को उसकी बात माननी ही पड़ी। लेकिन जब उसने घर आकर अपनी पत्नी एलन से कहा कि मुझे 6 हफ्तों के लिए एक लंबे सफर पर निकलना होगा, तो एलन रोते हुए उसे कहने लगी कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि आज ही मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा था जहां एक शैतान मेरा गला दबा रहा था। पर अजीब बात ये थी कि उस सपने से घबराने की बजाय मुझे एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था। लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई कि आगे जाकर जरूर कुछ बुरा होने वाला है। पर थॉमस किसी भी तरह अपना काम नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने किसी तरह अपनी पत्नी को मना लिया और अगली सुबह होते ही उसे अपने दोस्त फ्रेडी के घर पर छोड़कर सफर पर निकल गया। तब अपनी यात्रा के दौरान रहने की जगह की तलाश में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो कि लोगों को किराए पर कमरे दिया करता था। थॉमस ने उससे एक दिन के लिए कमरा मांगा, पर जैसे ही मालिक ने सुना कि थॉमस ऑरलॉक से मिलने जा रहा है, तो उसने उसे कमरा देने से साफ इनकार कर दिया, जो देखकर थॉमस ने उसे दुगना किराया देने का वादा किया और पैसों के लालच में आकर आखिरकार घर का मालिक कमरा देने के लिए राजी हो गया। लेकिन वहाँ के लोगों का बर्ताव थॉमस को बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि सभी लोग बार बार भगवान से दुआ मांग रहे थे। मगर उन बातों को नजरअंदाज करते हुए थॉमस अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। पर तभी अचानक उसे कुछ लोगों के मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि बहुत से लोग मशालें लेकर एक लड़की को जंगल के अंदर ले जा रहे थे और ये अजीब नजारा देखकर थॉमस भी उनका पीछा करने लगा। तब थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि उन लोगों ने एक बूढ़े आदमी को जमीन के अंदर से खोदकर निकाला और उसे बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पर इतने भयानक नजारे को देखकर अचानक थॉमस की आंख खुल गई, क्योंकि ये बस उसका एक बुरा सपना था। पर जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकला, तो उसे ना कोई इंसान दिखा और ना ही अपना घोड़ा, जिसे देखकर उसे समझ आ गया था कि वो पूरी तरह से लुट चुका था। और अपनी हालत को देखकर और कोई और रास्ता न होने पर वो पैदल ही अपनी मंजिल की ओर वापस से निकल पड़ा। पर अब धीरे धीरे रात होने लगी थी और जब थॉमस एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक बहुत ही शानदार घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। उस वक्त अपने डर पर काबू रखते हुए आखिरकार थॉमस उसके अंदर जा बैठा। तब देखते ही देखते वो घोड़ा गाड़ी उसे एक बड़े से किले की ओर ले जाने लगी और कुछ ही देर में आखिरकार उसकी मुलाकात काउंट ऑरलॉक से हुई। लेकिन ऑरलॉक थॉमस से थोड़ा सा नाराज था, क्योंकि उसे आने में बहुत ज्यादा देर हो गई थी। जिसके बाद थॉमस ने सौदे के कागज निकालकर उन्हें ऑरलॉक को दे दिया। पर इसी दौरान ऑरलॉक के बोलने के अंदाज और वहाँ के डरावने महल को देखकर थॉमस बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। दरअसल ऑरलॉक अब उस जगह पर नहीं रहना चाहता था और इसी वजह से उसने थॉमस के मालिक के साथ एक घर का सौदा किया था, ताकि वो भी अब शहर में जाकर एक सुखी जिंदगी जी सके। पर उनकी बातों के दौरान थॉमस की घबराहट बिल्कुल भी कम नहीं हुई और देखते ही देखते उसे ऐसा एहसास होने लगा कि ऑरलॉक शायद उसे मारने आ रहा है। पर इसके बावजूद किसी तरह थॉमस ने खुद को शांत किया और उसी वक्त ऑरलॉक ने थॉमस की निजी जिंदगी के बारे में कुछ सवाल पूछे कि क्या वो शादीशुदा है, जिस पर थॉमस ने हामी भरते हुए उसे अपनी पत्नी की तस्वीर के साथ बने हुए एक लॉकेट को दिखाया। लेकिन वहाँ भी ऑरलॉक के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। खैर, अब इसी दौरान उसने सौदे के मुताबिक अपने नए घर को खरीदने के लिए सारी रकम थॉमस के हाथों में सौंप दी। और जैसे ही थॉमस ने सौदे के कागजात पर साइन किए, वैसे ही अचानक हंसते हुए ऑरलॉक वहां से जाने लगा, क्योंकि जिस कागज पर थॉमस ने साइन किए थे वो कोई आम कागज नहीं था, बल्कि उस पर साइन करके थॉमस ने अपनी पत्नी को ऑरलॉक को सौंप दिया था। मगर ये बात थॉमस को नहीं पता थी। अब इसके बाद ऑरलॉक ने थॉमस से आज रात उसके किले में ही रुकने की गुजारिश की, मगर थॉमस इतना ज्यादा घबरा चुका था कि
कि वो एक पल भी वहाँ रहना नहीं चाहता था और इसी वजह से उसने बार बार ऑरलॉक से रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे जाने दीजिए क्योंकि मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी और मुझे इस जगह पर बहुत ही बुरे सपने आ रहे हैं। पर ऑरलॉक ने उसकी सभी बातों को अनसुना करके थॉमस को वहीं पर रुकने के लिए मजबूर कर दिया। खैर अब इसके अगली सुबह जैसे ही थॉमस की आंख खुली तो उसकी नजर अपनी छाती पर बने कुछ अजीब से जख्मों पर पड़ी। पर थॉमस किसी भी तरह से उस जगह से निकलना चाहता था, जिसके कारण वो जल्दी से जल्दी किले से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। पर इसी दौरान अचानक वो एक बहुत ही अजीब से कमरे में जा पहुंचा जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा और अजीब सा ताबूत रखा हुआ था। और जैसे ही थॉमस ने उस ताबूत का ढक्कन हटाया तो उसके अंदर खुद ऑरलॉक ऐसे पड़ा हुआ था जैसे कि वो मर चुका हो, जिसे देखकर थॉमस ने वहां रखी एक कुल्हाड़ी की मदद से उसे मारने की कोशिश की। पर तभी अचानक ऑरलॉक अपनी नींद से जाग गया और थॉमस को डराते हुए उसका पीछा करने लगा। मगर थॉमस किसी तरह उस कमरे से बाहर निकल गया और उसने उस दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत अब भी बाकी थी, क्योंकि अगली रात थॉमस ने अपनी पत्नी की तस्वीर वाला जो लॉकेट ऑरलॉक को दिखाया था, उसी की मदद से ऑरलॉक अब एलन को दूर से ही अपने काबू में कर रहा था। पर सिर्फ यही बात अजीब नहीं थी, क्योंकि अचानक ऑरलॉक ने थॉमस को एक ही चुटकी में अपने काबू में कर लिया और उसकी छाती से उसका खून पीने लगा। अब इसके थोड़ी देर बाद जैसे ही थॉमस की आंख खुली तो वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसने किले से बाहर निकलकर समंदर में छलांग लगा दी। वहीं दूसरी ओर थॉमस की पत्नी एलन को इतने ज्यादा बुरे ख्याल आ रहे थे कि वो थॉमस के दोस्त फ्रेडिक से थॉमस के बारे में पूछने लगी, मगर उसे भी अपने दोस्त के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से एलन की चिंता और भी ज्यादा बढ़ने लगी। पर तभी अचानक उसे बहुत से दौरे पड़ने लगे, जिसे देखकर फ्रेडिक एलन को सीधा डॉक्टर के पास ले गया। मगर बहुत कोशिशों के बाद भी डॉक्टर किसी भी तरह एलन के दौरों को काबू में नहीं ला सका। वहीं दूसरी ओर एक आदमी को शहर के बीचों बीच एक बहुत ही पागल आदमी दिखाई दिया, जिसे उसने अपने कब्जे में ले लिया और अपने मालिक से कहने लगा कि मुझे एक ऐसा पागल आदमी मिला है जिसने देखते ही देखते 3 भेड़ों को मौत के घाट उतार दिया और उनका कच्चा मांस सबके सामने ही खाने लगा। तब उसकी बातों को सुनकर जैसे ही वो दोनों उस पागल आदमी से मिलने गए तो उन्होंने देखा कि उस आदमी ने जेल के सारे चूहों को मार दिया था और उनके सामने ही एक प्यारे से कबूतर का सर चबाकर उसके शरीर से अलग कर दिया। और देखते ही देखते वो कहने लगा कि मेरा मालिक अब आने वाला है और वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर जैसे ही बाकियों ने उस पागल से उसके मालिक के बारे में पूछा, तभी उसने जेल के ऑफिसर पर हमला कर दिया। वहीं चर्च की एक सिस्टर को नदी के किनारे थॉमस बेहोशी की हालत में मिला और वो तुरंत उसे अपने बाकी साथियों के पास चर्च में ले गई। वहाँ सभी सिस्टर्स ने मिलकर थॉमस को जगाने की कोशिश की और देखते ही देखते थॉमस ऑरलॉक का नाम चिल्लाते हुए जाग उठा, जिसे सुनकर वहाँ की एक बूढ़ी सिस्टर थॉमस से कहने लगी कि ऑरलॉक असल में एक बहुत ही बड़ा काला जादू करने वाला इंसान था, जिसके अंदर किसी शैतानी शक्ति का वास था। लेकिन अब शायद तुम पर भी इसका असर हो रहा है। पर एक चीज तुम्हारे लिए अच्छी है कि ऑरलॉक अपनी कब्र को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। लेकिन इस बात को झूठा साबित करते हुए थॉमस ने बताया कि मुझे पता है ऑरलॉक अभी मेरी पत्नी एलन की ओर बढ़ रहा होगा और मुझे किसी भी हाल में उसे बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा। और थॉमस के कहे मुताबिक बिल्कुल वैसा ही हो रहा था, क्योंकि अब धीरे धीरे करके ऑरलॉक एलन के शरीर को अपने काबू में करने के लिए एक जहाज के सहारे उसकी ओर ही बढ़ने जा रहा था। खैर अब इसके अगले दिन का सूरज निकलते ही थॉमस चर्च से घोड़ा लेकर सीधा अपनी पत्नी की ओर निकल पड़ा। पर इसी दौरान शहर के हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुके थे, क्योंकि वहाँ के बहुत से लोगों पर एक महामारी का प्रकोप टूट पड़ा था, जिसके चलते लोग खून की उल्टियां कर रहे थे। और इस चीज को देखकर किसी भी डॉक्टर या किसी भी इंसान को इसकी वजह समझ ही नहीं आ रही थी। अब इसके थोड़ी देर बाद एक प्रोफेसर फ्रेडिक और उसकी पत्नी एना के साथ एलन को देखने के लिए उसके पास आ पहुंचा और वो उससे पूछने लगा कि आखिर एलन के साथ हो क्या रहा है। जिस पर एलन ने जवाब दिया कि मुझे अक्सर बहुत ही बुरे सपने आते हैं, जिनमें मुझे मेरी आने वाली जिंदगी की कई झलकियां दिखाई देती हैं। मैंने अपने बहुत से लोगों को मरते हुए भी देखा है, लेकिन जब मेरी मुलाकात थॉमस से हुई तो मेरी सारी मुश्किलें धीरे धीरे करके कम होने लगी। पर फिर भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई और मुझे ऐसा लगता है कि कोई शैतानी शक्ति अब मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। और इन सब बातों को सुनकर प्रोफेसर के भी रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन कुछ देर बाद जब रात हुई तो एलन की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी और अचानक उसे बहुत ज्यादा दौरे पड़ने लगे। तब प्रोफेसर ने एलन के हाथ में एक सुई चुभोते हुए पूछा कि अभी तुम क्या देख पा रही हो। जिस पर एलन ने बस इतना कहा कि धीरे धीरे करके अंधेरा चारों ओर फैल रहा है और शैतानों का बादशाह हमारी ओर ही आ रहा है। पर इन बातों को कोई भी ठीक तरीके से समझ नहीं पाया। मगर अचानक एलन का पूरा शरीर इतनी बुरी तरह से कांपने लगा कि प्रोफेसर को कोई भी रास्ता नजर नहीं आया। तब उन्होंने शैतानी प्रभाव को दूर करने के लिए एक मंत्र को पढ़ना शुरू कर
दिया, जिससे एलन ठीक होने की बजाय शैतानी आवाज में सबके सामने अजीब सी बातें करने लगी। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद वहाँ से बाहर निकलकर प्रोफेसर ने फ्रेडी को बताया कि एलन पर एक शैतानी रूह का कब्जा है और वही अब उसे अपने वश में कर रही है। पर फ्रेडी को और उसकी पत्नी को इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, जिस पर प्रोफेसर ने कहा कि जिन औरतों को शारीरिक प्यार नहीं मिलता उन पर कई बार ऐसी शैतानी ताकतें अपना कब्जा जमा लेती हैं। लेकिन एलन की हालत को देखकर ये साफ नजर आ रहा था कि उसे वश में करने वाला शैतान बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। पर हमें अभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि शैतान के आने से सिर्फ एलन ही नहीं बल्कि हम सब की जान भी खतरे में पड़ सकती है। और इतना कहकर उसने फ्रेडी को और डॉक्टर बिल को एलन पर नजर रखने के लिए कहा। वहीं दूसरी ओर ऑरलॉक अपने ही जहाज के लोगों को धीरे धीरे मौत के घाट उतार कर उनका खून पीता जा रहा था और अब वो एलन के काफी पास पहुंच चुका था। पर इसी दौरान शहर के अंदर एक बहुत ही चौंका देने वाली घटना हुई, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, क्योंकि अचानक एलन के पास उसका पति थॉमस आ पहुंचा, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। जब एलन ने थॉमस को इस हालत में देखा तो वो जल्दी से उसे अपने कमरे में ले गई। तब थॉमस अपनी पत्नी को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया, क्योंकि उसे लगा था कि वो उसे कभी दोबारा नहीं देख पाएगा। और उस समय फ्रेडिक और उसकी पत्नी एना भी वहाँ मौजूद थे। पर तभी अचानक फ्रेडिक को एक खबर मिली कि उनके बंदरगाह पर एक अजीब सा जहाज पहुँच चुका है, जिसके थोड़ी देर बाद जब फ्रेडिक वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वो जहाज पूरी तरह से तबाह हो चुका था और उसके अंदर से बहुत सारे अजीब से चूहे बाहर निकल रहे थे, जिससे उन्हें ये अंदाजा तो हो गया था कि अब शहर में एक बहुत ही बड़ी महामारी फैलने वाली है। पर उस जगह से थोड़ी ही दूरी पर ऑरलॉक का सेवक पहले से ही उसके शरीर को वहाँ से दूर ले जा चुका था, मगर ये मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। वहीं एलन अपने पति का ध्यान रखे जा रही थी, पर उसकी हालत सच में बहुत ही ज्यादा बुरी थी। तभी वहाँ एना आई और उसने कहा कि भले ही थॉमस की हालत बहुत ज्यादा बुरी है, लेकिन एलन शायद अब काफी ठीक हो चुकी है और शायद प्रोफेसर ने जो तुम्हारे बारे में कहा था कि तुम पर एक खौफनाक काले साए का कब्जा है वो गलत था। लेकिन अंदर ही अंदर एलन को अच्छी तरह से पता था कि प्रोफेसर की बात पूरी तरह से झूठ नहीं थी। खैर, वहाँ से कुछ ही दूरी पर डॉक्टर बिल ने प्रोफेसर को महामारी से पीड़ित एक लाश दिखाई जो उन्हें उस टूटे हुए जहाज से मिली थी। बिल ने प्रोफेसर से कहा कि इस लाश पर बने घाव देखकर साफ पता चलता है कि इसे चूहों ने काटा होगा और इसी वजह से ये महामारी का शिकार हुआ होगा और शायद अब उन्हीं चूहों की वजह से हमारे शहर में भी ये महामारी बहुत बुरी तरह से फैलने वाली है। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इस लाश में खून की एक बूंद भी नहीं है। तभी उन दोनों को खबर मिली कि जिस आदमी को शहर की भेड़ों को मारने के जुर्म में कैद किया गया था वो जेल के पहरेदार का गला नोचकर वहां से भाग निकला है। दरअसल ये पागल आदमी कोई और नहीं बल्कि ऑरलॉक का एक बहुत ही खास सेवक था और उसी ने ऑरलॉक के शरीर को शहर के अंदर तक पहुंचाया था। खैर, अब इसके बाद रात के अंधेरे में आखिरकार ऑरलॉक ने अपनी शैतानी शक्तियों को जगाना शुरू कर दिया, जिसके साथ ही थॉमस की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगी और उसने अपनी ही पत्नी को खुद से दूर जाने को कहा, जिसकी वजह से एलन सीधा जाकर एना से मिली और उसके साथ ही सो गई। वहीं प्रोफेसर ने फ्रेडी को भी सब कुछ बता दिया था कि हमारे शहर पर एक बहुत ही बड़े काले साए का कब्जा है, पर अभी भी फ्रेडी को उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, जिस पर गुस्से में आकर प्रोफेसर कहने लगा कि मैंने आज तक ऐसे बहुत से काले सायों से लड़ाई की है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इंसान विज्ञान में इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि वो काले जादू और शैतान को पूरी तरह से भूल जाना चाहता है, लेकिन इंसानों को ये याद रखना चाहिए कि अगर भगवान मौजूद है तो शैतान भी इस दुनिया में जरूर मौजूद होगा। और अब हमारा सामना किसी आम शैतान से नहीं बल्कि वैम्पायर्स के राजा नॉसफेरातु से हो रहा है। वहीं दूसरी ओर ऑरलॉक के काले जादू के कारण आखिरकार एलन को वो साफ साफ दिखाई देने लगा, जहां पर ऑरलॉक ने उससे कहा कि मैं कई सालों से एक अंधेरी जगह में कैद था, पर तुमने मुझे मेरी कैद से आजाद किया था और अब तुम ही मेरी चाहत हो और तुम्हारे खून से ही मेरे शरीर की आग बुझेगी। पर उसकी बातें सुनकर गुस्से में एलन ने कहा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ और तुम मेरी नजरों से दफा हो जाओ। पर ये सुनते ही ऑरलॉक गुस्से में एलन से कहने लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय देता हूँ और इन 3 दिनों में मैं पहले तुम्हारे सारे करीबियों को मौत के घाट उतारूंगा और इसके बाद जिस इंसान को तुम अपना पति मानती हो उसे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा, जिससे आखिर में तुम मुझे अपना शरीर खुद सौंप दोगी। लेकिन जब तक तुम मुझे अपनी मर्जी से नहीं बुलाती मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। उसके इतना कहते ही अचानक एलन की आंख खुल गई, क्योंकि ये सब वो अपने सपने में देख रही थी।
पर जब उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई तब एक बहुत ही भयानक मंजर उनके सामने आया कि एना बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई थी और उसके शरीर को चूहे कुतर रहे थे। यानी कि ऑरलॉक ने अपना काम शुरू कर दिया था और एलन के पास अब बस 3 दिन का ही समय था। लेकिन ये सिर्फ एना के साथ ही नहीं हुआ था, क्योंकि पूरे शहर में महामारी इतनी तेजी से फैल चुकी थी कि हॉस्पिटल में लोगों को रखने की जगह ही नहीं बची थी। उन इंसानों की हालत इतनी ज्यादा बुरी थी कि उन्हें देखकर डॉक्टर विल को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वहीं दूसरी ओर एना की हालत ज्यादा बिगड़ने की वजह से उसने अपने पति फ्रेडिक से कहा, मैं अपने बच्चों से एक आखिरी बार मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अंधेरा धीरे धीरे मुझ पर हावी हो रहा है और मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ। तब इन सब बातों को सुनकर फ्रेडिक ने अपनी पत्नी को थोड़ा आराम करने के लिए कमरे में छोड़ दिया और वहाँ से बाहर निकल आया। पर तभी उसके सामने एलन आ खड़ी हुई। एलन ने उससे कहा कि तुम्हारी पत्नी पर एक काले साए ने कब्जा कर लिया है और अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो तुम्हारी पत्नी ही नहीं बल्कि हम सब भी मारे जाएंगे। पर फ्रेडिक ने उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि उसे अब भी ये सब एक झूठी कहानी लग रही थी कि कोई काला साया सच में हो सकता है। इसी बात को लेकर उसके और एलन के बीच बहस छिड़ गई और गुस्से में आकर फ्रेडिक ने कहा कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे पति को अपने घर में पनाह दी ताकि तुम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी सको, लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका है, इसलिए तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल जाओ। और आखिरकार कोई और रास्ता ना होने पर एलन को उसकी बात माननी ही पड़ी। वहीं इस ओर प्रोफेसर और डॉक्टर विल जब ऑरलॉक के उस पागल सेवक की जेल में गए तो वहाँ तहकीकात करते हुए उन्हें पता चला कि वो पागल आदमी असल में शैतान का सेवक था। इसी तहकीकात के दौरान उन्हें एक जादुई किताब भी मिली जिसकी मदद से वो लोग शैतान के बारे में और भी जानकारी हासिल कर सकते थे। तब कुछ देर बाद प्रोफेसर सीधा फ्रेडिक से मिला और उसे कहने लगा, थॉमस और एलन की जान खतरे में है और हमें जल्दी से जल्दी उनसे राब्ता करना होगा। लेकिन जब फ्रेडिक ने कहा कि मैंने उन दोनों को अपने घर से बाहर निकाल दिया है तो ये सुनकर प्रोफेसर को उन दोनों को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी। तब उसने कहा कि हमें किसी भी हालत में नॉसफेरातु को मारना ही होगा, पर इसके लिए हमें एक प्लान बनाना होगा। ऐसा कहा जाता है कि शैतान नॉसफेरातु अपने कामों को अंजाम देने के लिए उस जगह पर एक न एक बार जरूर जाता है जहां सूरज की पहली रोशनी के साथ उसे दफनाया गया था। पर उनकी बातें सुनकर फ्रेडिक बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और बोला कि मेरी पत्नी को चूहों ने काटा है और ये किसी शैतान का काम नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी महामारी है, पर जो भी हो जाए हम जल्दी ही इस शहर को छोड़ देंगे। वहीं दूसरी ओर थॉमस ने अपनी पत्नी एलन से कहा कि शैतान अब हमारे शहर आ चुका है और हमें जल्दी ही इस जगह को छोड़ देना चाहिए। लेकिन एलन उसकी बात से सहमत नहीं हुई और उसे सारी सच्चाई बताने लगी कि जब मैं छोटी थी और मेरी तुमसे शादी नहीं हुई थी तब मुझे प्यार की सख्त जरूरत थी। उस समय मैंने शैतान से एक प्रेमी को मांगा था और तभी मेरी मुलाकात ऑरलॉक से हुई थी। वो मुझे सच्चा प्यार करने लगा था, पर धीरे धीरे उसका प्यार एक भयानक नफरत और मेरे अजीब ख्वाबों में बदल गया। लेकिन ऑरलॉक मुझे भूला नहीं था। कुछ सालों बाद जब मेरी तुमसे शादी हुई तो उसे इस बात का पता चल गया और इसी वजह से वो बदला लेने लौट आया है, मगर सिर्फ तुम्हारा प्यार ही मुझे इस श्राप से आजाद कर सकता है। तब उसकी बातों को सुनकर थॉमस ने एलन को अपने सीने से लगा लिया और कहा कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और बहुत ही जल्द मैं उस शैतान ऑरलॉक का सीना चीर दूंगा। खैर अब रात के अंधेरे में जब फ्रेडिक और उसकी पत्नी एना अपने कमरे में सो रहे थे तब अचानक एना को अपने बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही वो उनके कमरे की ओर गई तो वहाँ का भयानक नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ऑरलॉक ने उसके दोनों बच्चों को बुरी तरह से मार दिया था और देखते ही देखते उसने एना को भी मौत की नींद सुला दिया। अब इसके कुछ दिनों के बाद उनके शरीरों को कब्रिस्तान में दफनाया गया और उस वक्त जब फ्रेडिक ने एलन को देखा तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा। तब उसे शांत करते हुए थॉमस ने अपने सीने के घाव दिखाए और कहा कि शैतान और वैम्पायर ये सब सच है, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। तब प्रोफेसर और बाकी सब लोग ऑरलॉक को मारने का प्लान बना रहे थे, जिसके दौरान उन्होंने ये फैसला किया कि कुछ देर बाद वो सब फ्रेडिक के घर पर मिलेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आखिर ऑरलॉक को मारना कैसे है, जिस पर प्रोफेसर ने कहा कि ऑरलॉक दिन के बाद अपनी कब्र में जाकर सोता है। अगर हम किसी तरह उसकी कब्र को ही तबाह कर दें तो उसे दिन के वक्त भी बाहर निकलना ही होगा और उस वक्त हम लोहे का एक सरिया सीधा उसके आर पार कर देंगे। पर प्रोफेसर को एक बात अच्छी तरह से पता थी कि ऑरलॉक इतनी आसानी से नहीं मरने वाला और कोई अगर उसे पूरी तरह से मार सकता था तो वो कोई और नहीं बल्कि एलन थी, क्योंकि उनके हिसाब से जिस इंसान ने ऑरलॉक को उसकी कैद से आजाद किया था वही उसे दोबारा अंधेरे में डुबा सकता था। पर अब इसके कुछ समय
बाद जब वो लोग फ्रेडी के घर पहुंचे तो वहाँ उन्हें फ्रेडिक नहीं मिला और ये देखकर सब लोग उसे इधर उधर ढूंढने लग गए। मगर फ्रेडिक तो असल में अपनी मरी हुई पत्नी और बच्चों के पास जा चुका था क्योंकि वो उनसे दूर जाना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी ओर बहुत देर तक ढूंढने के बाद जब फ्रेडिक नहीं मिला तो थॉमस, प्रोफेसर और डॉक्टर बिल ने फैसला कर लिया कि अब वो खुद ही ऑरलॉक की जान लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत की बात ये थी कि आज तीसरी रात थी, यानी कि ऑरलॉक द्वारा एलन को दी गई आखिरी रात। पर जब वो तीनों ऑरलॉक की कब्र वाले कमरे में पहुंचे तो वहाँ उन्हें बहुत से अजीब चूहे दिखाई दिए और जैसे ही उन्होंने ताबूत को खोला तो उसके अंदर उन्हें ऑरलॉक का सेवक यानी कि वही पागल आदमी दिखाई दिया, जिसने उन्हें साफ चेतावनी दी कि शैतान अब अपनी दुल्हन के पास जा चुका है। पर तभी प्रोफेसर ने उसकी छाती में लोहे का एक सलिया घुसा दिया। लेकिन उसकी बातों को सुनकर थॉमस को समझ आ गया था कि ऑरलॉक जरूर उसकी पत्नी के पास जाएगा। इसी वजह से वो डॉक्टर बिल के साथ वहाँ से निकल गया, जबकि प्रोफेसर ने अकेले ही उस पूरी जगह को आग लगा दी और उन आग की लपटों को कुछ दूरी से एलन भी देख रही थी। पर तभी अचानक उसके कमरे में खुद ऑरलॉक आ घुसा। तब अपने पति थॉमस की जान बचाने के लिए एलन ने ऑरलॉक के सामने खुद को समर्पित कर दिया और देखते ही देखते ऑरलॉक उसका खून पीने लगा। पर ये भी एलन के प्लान का एक हिस्सा ही था क्योंकि अचानक ही सुबह हो गई और जैसे ही सूरज की पहली किरण ऑरलॉक पर पड़ी वैसे ही धीरे धीरे करके वो मौत की नींद सोने लगा। और जब तक थॉमस वहाँ पहुँचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एलन अपनी जान की कुर्बानी दे चुकी थी और उसने अपनी बलि देकर सभी लोगों को नॉसफेरातु ऑरलॉक के प्रकोप से आजाद कर दिया था। और इसी दिल दहला देने वाले मंजर के साथ आखिरकार ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। लेकिन सदियां बीतने से सिर्फ जमाना बदलता है, फितरत नहीं, क्योंकि ड्राकुला तो राख हो गया पर उसका खूनी खानदान खत्म नहीं हुआ था। वही पुराना डर आज 21वीं सदी के चमचमाते लॉस एंजलिस में एक नया रूप लेकर वापस आ चुका है। इन अंधेरों के पीछे छुपे वैम्पायर्स का शिकार करने के लिए अब मैदान में उतरा है एक नया खिलाड़ी जिसका नाम बर्ड है, जो दिखने में तो एक आम पूल क्लीनर लगता है पर असल में वो एक बैड एस वैम्पायर हंटर है जो दिन के उजाले में इन दरिंदों का शिकार करता है। और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। लेकिन बर्ड की जिंदगी तब तबाह हो जाती है जब वैम्पायर्स की रानी उसकी बीबी और बेटी को उठा लेती है और अब उसे एक पुराने दुश्मन के साथ मिलकर अपने परिवार को बचाने के लिए मौत का नंगा नाच नाचना पड़ेगा। तो क्या एक बाप का प्यार इन मॉडर्न डे वैम्पायर्स पर भारी पड़ेगा? क्या बर्ड अपने परिवार को वैम्पायर्स की रानी से बचा पाएगा? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें मौत का ये भयानक खेल। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी एक और वीडियो बनाने। सो टाटा बाय बाय, राधे राधे।